हेलो दोस्तों आज आपको आईटीसी टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बड़े डिटेल्ड के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर करा रहा हूं। और यकीन मानिए ये वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद में ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट आपको हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। दोबारा देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही डिटेल्ड पीडीएफ है और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। जब भी कभी आप इसको फ्यूचर में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के बाद में लाइफ लॉन्ग क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। इस तरीके से इतना डिटेल्ड वे के अंदर सिंगल अमेंडमेंट को समझाया गया है। तो डिटेल्ड के अंदर कवर कराता हूं, आइए सुनिए और जूस निकालता हूं। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स टू बी एक्सक्लूडेड while computing the aggregate value of exempt supplies for the purpose of rule 42 and 43। देखिए यहां पर क्या है, रूल 42 रूल 43 होता है अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन आईटीसी का। जब हम टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे होते हैं और हम एग्जम्प्ट सप्लाई भी कर रहे होते हैं तो हमें हमारे कॉमन आईटीसी का अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है रूल 42 से रूल 43 से। रूल 42 से हम कॉमन इनपुट और इनपुट सर्विस का अपॉर्शनमेंट करते हैं, तो वही रूल 43 से हम कॉमन कैपिटल गुड्स के आईटीसी का अपॉर्शनमेंट करते हैं। और जब हम अपॉर्शनमेंट करते हैं तो हम एक प्रपोर्शन बनाते हैं और प्रपोर्शन होता है एग्जम्प्ट सप्लाईज का टर्नओवर डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल टर्नओवर। हम इस तरह का प्रपोर्शन बनाते हैं। प्रपोर्शन होता है एग्जम्प्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर और इस प्रपोर्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कॉमन आईटीसी से। रूल 42 के अंदर हम करते हैं इनपुट और इनपुट सर्विस का ट्रीटमेंट और रूल 43 से हम करते हैं किसका, कैपिटल गुड्स का क्या है, ट्रीटमेंट। तो यह हमारा क्या होता है, अपॉर्शनमेंट किया जाता है। अब इसके अंदर बोला जा रहा है कि ये जब आप एग्जम्प्ट टर्नओवर लोगे, इस एग्जम्प्ट टर्नओवर के अंदर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के टर्नओवर को इंक्लूड नहीं करोगे। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स आपको गुड्स के एक्सपोर्ट करने पे, जब आप एक्सपोर्ट का पैसा इंडिया में रियलाइज करते हो तो गवर्नमेंट इंसेंटिव, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है जिसका नाम होता है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी के लिए। लेकिन अगर आपके पास में ये सरप्लस पड़ा है या फिर अगर आप इसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ये ट्रेडेबल भी होते हैं और आप इनको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि अर्लियर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट पे जीएसटी लगता था, लेकिन नाउ अब उसको क्या कर दिया गया है, एग्जम्प्ट कर दिया गया है। और यहीं से अब सवाल बनता है कि जब इसे एग्जम्प्ट कर दिया गया है तो जब हम रूल 42 और 43 के अंदर कॉमन आईटीसी का अपॉर्शनमेंट करेंगे तो उस अपॉर्शनमेंट का जब प्रपोर्शन बनाएंगे तो क्या उस प्रपोर्शन में एग्जम्प्ट टर्नओवर के अंदर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का टर्नओवर भी इंक्लूड करेंगे या इंक्लूड नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं और एक्सप्लेनेशन ने तो कहा है नहीं करेंगे, इंक्लूड एक्सक्लूड कर देंगे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के टर्नओवर को। हालांकि उसे एग्जम्प्ट कर दिया है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 एंड 43 कॉमन आईटीसी के अपॉर्शनमेंट के पर्पस से आप उसको एग्जम्प्ट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड करने वाले नहीं है। और दोस्तों आपको बता दूं, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को सप्लाई ऑफ क्या माना जाता है, गुड्स माना जाता है। वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने क्या माना है, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना है। अर्लियर जीएसटी लगता था लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, एग्जम्प्ट कर दिया गया। तो वैसे तो देखें तो अमेंडमेंट सिर्फ इतना ही है कि एग्जम्प्ट सप्लाई के टर्नओवर में इसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। हम इसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 एंड 43। एक्सप्लेनेशन 1 टू रूल 43 अमेंडेड। और ये हमें कहां दिया है, ये हमें दिया रूल 43 का जो एक्सप्लेनेशन 1 है, उस एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर क्लॉज डी डाला गया है और क्लॉज डी डाल के बोला गया है कि एग्जम्प्ट टर्नओवर के अंदर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के टर्नओवर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके तो वैसे तो अमेंडमेंट हमारा यही है, लेकिन आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या हो रहा है। रूल 42 एंड रूल 43 प्रोवाइड द मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी in respect of input, input services and capital goods respectively
एंड ऑल्सो प्रोवाइड द रिवर्सल क्या है देयर ऑफ। तो यहां बताया गया कि रूल 42 43 के अंदर हम क्या करते हैं, हमको मैनर बताया गया है कि किस तरीके से कॉमन आईटीसी का क्या होगा, अपॉर्शनमेंट होगा। 42 में इनपुट सर्विस का बताया है, तो 43 के अंदर किसका बताया गया है, कैपिटल गुड्स का बताया गया है। तो मैनर बताया गया है कि किस तरीके से हम आईटीसी को क्या करने वाले हैं, अवेल करने वाले हैं। ओके, explanation 1 to rule 43 has amended to exclude the value of supply of duty credit scrip while computing the aggregate value of exempt supply for the purpose of rule 42 and 43। विशेष बात यह है कि exclude जो आप करेंगे, आप इसे एक्सक्लूड सिर्फ एग्जेम्प्ट टर्नओवर में से एक्सक्लूड करेंगे, टोटल टर्नओवर की कंप्यूटेशन में आप इसे एक्सक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट टर्नओवर के पर्पस से इसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। कौन से पर्पस के लिए, एग्जेम्प्ट टर्नओवर के पर्पस से। टोटल टर्नओवर में से इसे एक्सक्लूड नहीं करना है, टोटल टर्नओवर में से इसे क्या नहीं करना होता है, एक्सक्लूड नहीं करना होता है। ओके, आगे हमें बताया जा रहा है, as per amended explanation 1 to rule 43 the aggregate value of exempt supply for the purpose of rule 42 and 43 excludes। तो अब क्या क्या एक्सक्लूड होते हैं एग्जेम्प्ट टर्नओवर में, वो हम भी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अमेंडमेंट तो कर ही लिया है, साथ में एक तरीके से और भी देख लेते हैं जो अमेंड नहीं हुआ, मतलब जो पहले से था। वैल्यू ऑफ सर्विसेज by way of accepting deposit, extending loans, advances in so far consideration is represented by way of interest or discount। तो कहा गया है कि अगर आपको लोन पे, आपको एडवांसेस पे, आपको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। लोन का इंटरेस्ट है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, एडवांस का इंटरेस्ट है। डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो बेसिकली जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है एंट्री नंबर 27 से, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ क्या है, आईटीसी रूल 42 एंड 43 के पर्पस के लिए हम इसे एग्जेम्प्ट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, except in case of banking company, financial institution, NBFC engaged in supplying services by way of accepting deposit, extending loan and advances। अब सवाल बनता है कि अगर मान लीजिए बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, तो क्या उस केस में भी उनके एग्जेम्प्ट टर्नओवर के अंदर लोन का इंटरेस्ट, डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है, एडवांस का इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करेंगे? तो आंसर इज नो। उनके केस में तो हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और उन्हें अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा, उनको तो करना पड़ेगा, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एनबीएफसी को। लेकिन इनके अलावा जो हैं उनको क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, उन्हें इंक्लूड नहीं करना है। और क्या इंक्लूड नहीं करना है, तो और इंक्लूड नहीं करना है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल from the custom station of clearance in India to a place outside India। तो अगर वेसल से, एयरक्राफ्ट से नहीं, सिर्फ रिलैक्सेशन किसके रेस्पेक्ट में दिया, वेसल से। तो वेसल से कोई गुड्स इंडिया के कस्टम पोर्ट से, ठीक है ना, जा रहा है, कहां पर, आउटसाइड इंडिया जा रहा है, तो उसे भी हम एग्जेम्प्ट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान से सुन लेना, ये जो सर्विस है, हो सकता है ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो सकता है ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो, क्योंकि सप्लायर कहां का हो, शिपिंग कंपनी इंडिया की हो, रिसिपेंट हमारा कहां का हो, बाहर हो, और प्लेस ऑफ सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन के केस में तो बाहर ही आएगी, तो वो सर्विस क्या हो जाएगी, एक्सपोर्ट हो जाएगी। और एक्सपोर्ट को तो हम एग्जेम्प्ट टर्नओवर में वैसे भी क्या नहीं करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। किसको, ये लीजिए, एक्सपोर्ट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन अगर वेसल से जो गुड्स, माल बाहर जा रहा है, अगर वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, मतलब या फिर तो शिपिंग कंपनी इंडिया की नहीं है, या फिर जो रिसिपेंट है वो आउटसाइड इंडिया नहीं है, रिसिपेंट क्या नहीं है, आउटसाइड इंडिया नहीं है, हम कौन सी वैल्यू पे भेज रहे हैं, सीआईएफ वैल्यू पे भेज रहे हैं, मतलब हम फ्रेट का पेमेंट कौन करेंगे, हम इंडिया के लोग ही करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बनता था। जब वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बनता था, इसलिए उसको अलग से क्या करा था, एग्जेम्प्ट करा था कि वेसल से अगर आप गुड्स इंडिया के कस्टम पोर्ट से
बाहर आउटसाइड इंडिया लेके जाते हो, भले ही वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, लेकिन हमने उसको सेपरेटली क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया था। सेपरेटली क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। और यहां पर यह बताया था कि उसे जो सेपरेटली एग्जेम्प्ट कर दिया है वो आपके एग्जेम्प्ट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन विशेष बात है कि यह एग्जेम्पशन सिर्फ जो थी, दिस एग्जेम्पशन इज एप्लीकेबल अप टू 30th of September 2022। उसके बाद तो ये एग्जेम्पशन रही नहीं। जब एग्जेम्पशन ही नहीं रही तो वो सप्लाई एग्जेम्प्ट रही नहीं, और जब वो सप्लाई ही क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है, तो उसके अंदर इंक्लूड होने का तो क्वेश्चन ही क्या नहीं होता, राइज नहीं होता। ओके, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। वेसल ट्रांसपोर्टेशन टू आउटसाइड इंडिया अगर 30 सितंबर तक है तो उसको क्या करना है, एक्सक्लूड ही करना है। और 30 सितंबर के बाद में तो वो वैसे ही क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है, तो इंक्लूड होने का तो क्वेश्चन ही क्या नहीं होगा, अराइज नहीं होगा। मतलब दोनों ही केसेस के अंदर वेसल से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वेसल से जो ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया के कस्टम पोर्ट से आउटसाइड इंडिया, वो हमारे एग्जेम्प्ट टर्नओवर का पार्ट बनने वाला नहीं है। चाहे ट्रांसपोर्टेशन 30 सितंबर से पहले हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, 30 सितंबर के बाद में वाला हो। और अब हमारा जो क्या है अमेंडमेंट था वो हम देख रहे हैं यहां पर क्या था, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये सप्लाई कौन सी है, गुड्स की है। पहले तो ये सर्विस था और इंटरेस्ट भी सर्विस था, लेकिन ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। क्या है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। तो इसको भी हम एग्जेम्प्ट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन आईटीसी अंडर रूल 42 एंड अंडर रूल कौन सा है, 43। और इसकी एप्लीकेबिलिटी है फ्रॉम 5th of July 2000 कौन सा, 22, 5th of July 2022। रूल 43 के एक्सप्लेनेशन 1 में क्लॉज डी क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है। ठीक है, इंसर्ट किया गया है। अब हम आते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है, इसकी पूरी स्टोरी मैंने आपको यहां पर 3 पेजेस के अंदर पूरी स्टोरी दी हुई है। सो डेट आपको सिर्फ यही मालूम नहीं पड़ेगा कि उसको एक्सक्लूड करना है, आपको अब यह भी मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो मैं आपको बता देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स होते हैं वो हमें गुड्स के एक्सपोर्ट करने पे, उसका पैसा इंडिया में लाने पे सर्टेन परसेंटेज एज ए गवर्नमेंट इंसेंटिव अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमको क्या होता है, मिलता है, जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं ओनली फॉर पेमेंट ऑफ किसके लिए, कस्टम ड्यूटी के लिए, वहां पर सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, उन सबके पेमेंट के लिए हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, आप यूटिलाइज कर लीजिए। और अगर आपके पास में सरप्लस है या फिर आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका इंपोर्ट है ही नहीं, सारा प्रोक्यूरमेंट डोमेस्टिक है, तो उस केस के अंदर ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट फ्रीली ट्रेडेबल है, आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि अब गवर्नमेंट ने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया है। प्रायर पहले क्या थे, वो टैक्सेबल थे, लेकिन अब उसे एग्जेम्प्ट कर दिया। तो सर्टेन जो हमारे जीएसटी ऑफिसर्स हैं उन्होंने कुछ हमारे पर्सन्स को क्या दे दिया, नोटिस दे दिया, और नोटिस देके कहा ये जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आपने ट्रांसफर करा है जो कि क्या है, एग्जेम्प्ट है, आपको इस पे कॉमन आईटीसी का क्या करना पड़ेगा, अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा। आपको कॉमन इनपुट और इनपुट सर्विस का अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा, और उन इनपुट और उन इनपुट सर्विस का जो आपने एक्सपोर्ट गुड्स के प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में क्या लिए थे, काम में लिए थे। और एसएससी का कहना है कि मैं गुड्स को क्या कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं, और उस गुड्स के लिए मैं इनपुट सर्विस काम ले रहा हूं। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए मैंने कोई इनपुट काम नहीं लिया, मैंने कोई इनपुट सर्विस काम नहीं ली, ये तो गवर्नमेंट स्कीम से क्या करा गया है, मेरे को दिया गया है, मैं तो एक्सपोर्ट गुड्स का करता हूं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने मेरे को क्या दिया है, इंसेंटिव दिया है, इसमें किसी तरह का इनपुट काम नहीं आया, किसी भी तरह का इनपुट सर्विस काम में नहीं आया है, तो मेरे को अपॉर्शनमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कुछ एसएससी ने अपने आप को, ठीक है ना, सेफ जगह रखने के लिए क्या करने लगे, अपॉर्शनमेंट करने लगे कि कल कहीं डिपार्टमेंट नोटिस ना दे दे, ठीक है ना, नोटिस न दे तो वो क्या करने लगे, अपॉर्शनमेंट करने लगे। तो इंडस्ट्री के अंदर था कि डिपार्टमेंट कुछ को नोटिस भेज रहा था, कुछ एसएससी का ग्राउंड था कि रिवर्सल रिक्वायर्ड नहीं है,
कुछ असेसी अपने आप को क्या करने के लिए, सेफ साइड रखने के लिए रिवर्सल कर रहे थे, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी बन रही थी और उस कॉम्प्लेक्सिटी को इन्होंने सॉल्व करा और सॉल्व करके कहा है कि इस पे रिवर्सल रिक्वायर्ड नहीं है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, रिवर्सल रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन विशेष बात यहां पर यह है कि ये प्रोविजन का इफेक्ट कौन सा होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा। वैसे होना रेट्रोस्पेक्टिव चाहिए और जिन्होंने रिवर्सल कर दिया है उनको रिक्रेडिट होना चाहिए, उनको रिफंड मिलना चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट अभी क्लियर नहीं है और नहीं लिखा है कि इस प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई 2000 किससे होगी, 17 से होगी। तो ये एक मैटर ऑफ इश्यू है। हालांकि आई एम श्योर कि इसके इफेक्ट वो रेट्रोस्पेक्टिव देंगे और जिन्होंने रिवर्सल कर दिया है उनको रिक्रेडिट करेंगे, उनको रिफंड देंगे, क्योंकि रिफंड की टाइम लिमिट वो ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, एक्सटेंड भी कर चुके हैं। तो ये पूरी मैंने यहां पर दी है, आइए देखिए। बेसिकली ये एक्सपोर्ट प्रमोशन बेनिफिट, ठीक है ना, अंडर फॉरेन ट्रेड क्या है, पॉलिसी मिला हुआ है आपको, ठीक है ना। जब आप क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ क्या करते हैं, गुड्स करते हैं, द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप कैन बी यूटिलाइज टू पे कस्टम ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट ऑफ इनपुट को इंपोर्ट करने पे, ठीक है, सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और एनी अदर कस्टम ड्यूटी अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप इसको यूटिलाइज कर सकते थे फॉर पेमेंट ऑफ किसके लिए, कस्टम ड्यूटी के लिए। बट नाउ लिसन केयरफुली, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज पेमेंट ऑफ जीएसटी। आप इस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को जीएसटी के पेमेंट के लिए क्या नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये ओनली होता था फॉर पेमेंट ऑफ किसके लिए, कस्टम्स ड्यूटी के लिए। स्क्रिप्ट्स कैन बी फ्रीली ट्रेडेड and transferable, that is exporter who are able to use the same for their own consumption use the same, and exporter who are not able to use their for own consumption can sell the same to another person। तो जो एक्सपोर्टर खुद अपने ओन कंजम्पशन के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं तो वो तो क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन वो एक्सपोर्टर जो एबल नहीं है उसको यूटिलाइज करने के लिए, तो ये फ्रीली ट्रेडेबल है, आप इसको क्या कर सकते हो, अदर पर्सन जिसको जरूरत है आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। नाउ कम ऑन टू क्या है, इंपैक्ट ऑफ कौन सा है, आईटीसी। Duty credit scripts are goods as held by many courts। Duty credit scripts covered under HSN दिया and are क्या है, now exempted है, prior it was taxable under GST। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा जब भी आप इसको क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। नाउ इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, लेकिन पहले इस पे जीएसटी लगता था, पहले इस पे क्या लगता था, जीएसटी लगता था। Now section 17 subsection 2 which provide that goods or services or both are used by registered person partly for effecting taxable supply including zero rated and partly for effecting exempt supply, the amount of credit shall be restricted to so much of input tax as is attributable to taxable supply including zero rated supply। तो 17 subsection 2 कहता है कि अगर कोई पर्सन टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, क्योंकि उसके लिए भी आईटीसी मिलेगा, एंड पार्टली किसके लिए करता है, टैक्सेबल सप्लाई के लिए करता है, तो उसको आईटीसी सिर्फ उसी के रेस्पेक्ट में मिलेगा जो सप्लाई टैक्सेबल थी और जो सप्लाई कौन सी थी, जीरो रेटेड थी। मतलब इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई के रेस्पेक्ट में उसको आईटीसी नहीं मिलेगा और रूल 42 43 के मैकेनिज्म से उसको कॉमन आईटीसी का क्या करना पड़ेगा, अपॉर्शनमेंट करके रिवर्सल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो रूल 42 43 ठीक है, नीड्स टू बी क्या हो जाएगा, कंप्लाइड आपको क्या होगा, विथ होगा। अब नाउ आगे की कहानी, इन रिसेंट टाइम्स, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, इन रिसेंट क्या है, टाइम्स है। इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट स्टार्टेड इशूइंग नोटिसेस टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर रूल 42 ठीक ऑफ दी जीएसटी रूल्स अलोंग विथ इंटरेस्ट, और डिपार्टमेंट ने नोटिस देना स्टार्ट कर दिया और कहा आपको रूल 42 से कॉमन इनपुट और इनपुट सर्विस का रिवर्सल रिक्वायर्ड था, रिवर्सल करो अलोंग विथ किसके साथ में, इंटरेस्ट के साथ में। द डिपार्टमेंट हैज रेज्ड दिस डिमांड ऑन द ग्राउंड दैट सेल ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स बीइंग एन एग्जेम्प्ट सप्लाई
रिक्वायर रिवर्सल ऑफ कॉमन आईटीसी अवेल्ड इन रिलेशन टू डीसीएस। तो डिपार्टमेंट का ये था कि ये सप्लाई कौन सी है, एग्जेम्प्ट है, इसलिए आपको आईटीसी का क्या है, रिवर्सल क्या है, रिक्वायर्ड है, रिवर्सल रिक्वायर्ड है। लेकिन नाउ इन फ्यू केसेस ऑफिसर्स इशूड शोकोस नोटिस demanding that the credit relating to purchase of all inputs should be reversed on the logic that input services which have been used for export of goods have been used for earning क्या है, DCS। अब यहां पर कुछ ऑफिसर्स ने यह ग्राउंड लिया और शोकोस नोटिस दिया कि आपने जो इनपुट काम लिए हैं और जो आपने इनपुट सर्विस काम ली है एक्सपोर्ट ऑफ किसमें, गुड्स के लिए, वो बेसिकली आपने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इंसेंटिव को अवेल करने के लिए, उसको अर्न करने के लिए ली है, इसलिए उस इनपुट और इन इनपुट सर्विस के आईटीसी का रिवर्सल रिक्वायर्ड है। उनका यह कहना है कि ये इनपुट एक्सपोर्ट गुड्स के लिए नहीं लिए, ये आपने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को अर्न करने के लिए लिए हैं, इसलिए रिवर्सल क्या होता है, बनता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द स्क्रिप्ट हैज come into existence due to export of goods. Therefore, anything that went into export of goods or anything associated with क्या है, export is also connected with क्या है, scripts. Most of the assessee took a stand that DCS are in form of incentive given by the government to the taxpayer टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। और यहां पर टैक्स पेयर का कहना था कि ये गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी से हमको इंसेंटिव दिया है, हमको क्या दिया, इंसेंटिव दिया, वी आर एक्सपोर्टर हैं और हम जो इनपुट काम लेते हैं, इनपुट सर्विस काम लेते हैं, कैपिटल गुड्स काम लेते हैं, वो हम एक्सपोर्ट गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में क्या लेते हैं, काम लेते हैं, और डीसीएस तो गवर्नमेंट की स्कीम से हमको मिल रहा है, तो हमारा इनपुट और इनपुट सर्विस डीसीएस से एसोसिएटेड नहीं है। जबकि डिपार्टमेंट जो शो कोस नोटिस दे रहा है वो इस ग्राउंड पे दे रहा है कि ये बिल्कुल उससे क्या है, एसोसिएटेड है, क्योंकि उसी को अर्न करने के लिए आपने इनपुट क्या लिया है, काम में लिया है। आगे की बात, तो आगे की बात में इन्होंने कहा अकॉर्डिंगली द कॉमन क्रेडिट अवेल्ड इज प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्रॉफिट देयर फ्रॉम, मोर एवर DCS are traded and transferred only when the same is not utilized by the exporter or when it is available in क्या है, surplus. DCS is not arising of the input or input service used for export but is arising as a government policy. तो सबका यही कहना है, ठीक है, असेसी का, कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी से हमको मिला है, हमने इसमें कोई इनपुट और इनपुट सर्विस काम में नहीं लिया। और उन्होंने इस बात का दो एग्जाम्पल से, सिनेरियो से हमको समझाया कि अगर व्हेन द स्क्रिप्ट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी विद इन द, मतलब खुद ही अगर आप उसको यूज कर लेते, अगर खुद ही यूज कर लेते तो क्या वो सप्लाई होती? आंसर इज नो, वो सप्लाई नहीं होती। जब वो सप्लाई ही नहीं होती तो कोई रिवर्सल का क्वेश्चन अराइज होता? तो आंसर इज नो, रिवर्सल का क्वेश्चन ही क्या नहीं होता, अराइज नहीं होता। नो क्वेश्चन ऑफ रिवर्सल ऑफ क्या है, क्रेडिट, कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता अगर हम उसको खुद ही यूज कर लेते। लेकिन अगर हम उसको खुद यूज नहीं कर पाते, सरप्लस है, व्हेन द स्क्रिप्ट्स आर सप्लाइड टू क्या है, थर्ड पार्टी को अगर आपने बेच दिया तो सप्लाई ऑफ स्क्रिप्ट विल बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ क्या है, गुड्स मान लेंगे। लेकिन दोनों ही केस में आपको जो स्क्रिप्ट मिली है वो एक्सपोर्ट से मिली है। अगर आप खुद यूज कर रहे हो तो वो सप्लाई है ही नहीं, और अगर आप बेच देते हो तो उसको हम क्या मान रहे हैं, सप्लाई मान रहे हैं। कंसीडरिंग सप्लाई ऑफ स्क्रिप्ट एज एन एग्जेम्प्टेड सप्लाई, there will be a need to comply with the provision of 42 and 43, रूल 42 43। तो यहां पर एक दिक्कत यह थी कि बेसिक चीज तो सेम ही है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और उसी की वजह से क्या मिला है हमको, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिला है। अब अगर हम इसे खुद यूज कर लें तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है, और अगर कोई खुद यूज नहीं कर पा रहा है, किसी के पास में सरप्लस है, इसलिए उसने क्या कर दिया, बेच दिया, और आप कह रहे हो कि रिवर्सल कराओ, जबकि दोनों ही केस के अंदर जो मिला है वो मिला किसकी वजह से, एक्सपोर्ट की वजह से मिला है। दोनों केस में जो कॉमन है वो ये है कि आपको एक्सपोर्ट की वजह से मिला है। अब अगर कोई यूज कर पा रहा है तो उसके केस में आप रिवर्सल नहीं करे, लेकिन अगर कोई मजबूरी में यूज ही नहीं कर पा रहा है, आप उसको कह रहे हो कि क्या कर, रिवर्सल करा, जो बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, फेयर नहीं होगा। बस इसीलिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्लॉज डी डाल के सारे डिलेमा, कंफ्यूजन क्या कर दिए, दूर कर दिए। डिपार्टमेंट को नोटिस देने से रोक दिया कि इस पे रिवर्सल रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इसको एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड करना ही नहीं है।
तो क्या कहा, इन बोथ सिनेरियो, दोनों ही केसेस के अंदर द अंडरलाइंग फैक्ट आर सेम है, दैट इज एक्सपोर्टर एक्सपोर्टेड द गुड्स एंड रिसीव्ड स्क्रिप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, दोनों केस में सेम है. इन सेकंड सिनेरियो he is not able to utilize the script, it was supplied to a third party due to which reversal of ITC under GST triggered. The triggering point here is the supply of script which has nothing to do with underlying activity which enabled him to receive क्या है such script. तो कोई बहुत विशेष बात नहीं है, बस ये है there will not be any specific service used for supply of such script. खास बात ये है कि इसको कम, ये जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है इसके लिए हमने कोई भी पर्टिकुलर कोई इनपुट सर्विस काम में नहीं लिया है. अगर कुछ इनपुट और इनपुट सर्विस काम ली है तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए ली है. ये तो हमको गवर्नमेंट किससे मिला है, पॉलिसी से, उनके इंसेंटिव से मिला हुआ है. ओके, तो नाउ क्या इंसर्ट कर दिया गया, क्लॉज डी एक्सप्लेनेशन 1 रूल 43 में करा है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 एंड 43 दोनों के लिए वो है. एंड वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई नाउ शैल एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट. तो बस यही हमारा क्या था, अमेंडमेंट था. लेकिन खास बात यह है कि इट इज नॉट क्लियर वेदर द एक्सप्लेनेशन एडेड विल हैव प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. इन माय ओपिनियन इट शुड बी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है. और जिन्होंने रिवर्सल कर दिया है उनको रिक्रेडिट हो जाना चाहिए, ठीक है ना, उनको रिक्रेडिट हो जाना चाहिए. तो इन माय ओपिनियन assessee who have already reversed the ITC can reclaim the क्या है ITC, वो क्या कर सके, रिक्लेम कर सके. तो ये हमारा क्या था, अमेंडमेंट था, जो डिटेल के अंदर एग्जाम्पल के साथ में आपको क्या करा, समझाया. और इन माय ओपिनियन एग्जाम में बिल्कुल आ सकेगा. शॉर्ट में देखें तो होता क्या है, 42 43 में कॉमन आईटीसी का अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है, 42 के अंदर इनपुट सर्विस का, और रूल 43 से कैपिटल गुड्स का. अपॉर्शनमेंट करने के लिए हम एक प्रपोर्शन बनाते हैं, प्रपोर्शन बनता है एग्जेम्प्ट टर्नओवर का, किससे, टोटल टर्नओवर से, ठीक है ना, टोटल टर्नओवर से. और एग्जेम्प्ट टर्नओवर में हम एक्सक्लूड करते हैं इंटरेस्ट, लोन का, एडवांसेस का, डिपॉजिट का, ठीक है. वेसल से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहां पर, आउटसाइड इंडिया, ठीक है. और नाउ है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो क्लॉज डी से क्या करा है, इन्होंने लाया है. तो ये हमारा अमेंडमेंट था, और आई थिंक हमने इसको डिटेल्ड में विथ लॉजिक के साथ में कवर कर लिया. और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा. हार्डली 5 मिनट लगेंगे इसको क्या करने के लिए, रीड करने के लिए. इवन आप हाईलाइटेड वर्ड भी क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड करेंगे तो भी उतनी ही अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी. और इन माय ओपिनियन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. आईटीसी टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है तो अमेंडमेंट तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और पर्टिकुलरली ये वाला जो क्या है, अमेंडमेंट है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स.